नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास को देखेंगे। और दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आपके अधिनियम पारित किए गए थे उनको देखेंगे, और दूसरा आपका है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो आपके अधिनियम पारित हुए हैं 1858 से 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस जो आपके जो इम्पोर्टेंट अधिनियम हैं उनमें जो मुख्य बातें हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंपनी के अंतर्गत जो आपके अधिनियम पारित किए गए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो सबसे पहले गवर्नर बने थे बंगाल के आपके लॉर्ड क्लाइव थे। और दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद बंगाल का जो आपका गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था। और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया था, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया था। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और वॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। दोस्तों, याद रखना आपको, जो लॉर्ड क्लाइव थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और जो आपके वॉरेन हेस्टिंग हैं वो आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और इनके जो आपके इस परिषद के जो अन्य 4 सदस्य थे वो आपके फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और आपके जो है वॉरवेल थे। ठीक है। आगे बताया गया है, सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक असैनिक शासन का अधिकार भी दिया गया था, तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में दोस्तों एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था। दोस्तों, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, इसके द्वारा दोस्तों जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके राजनीतिक और व्यापारिक कार्य हैं इनका जो दोनों का जो है पृथक्करण कर दिया गया था। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई थी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन भी किया गया था। आगे है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे बताया गया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। दोस्तों, जो आपके गवर्नर जनरल थे उनको सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। आगे का जो आपका चार्टर है दोस्तों 1793 का जो आपका चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, 1800 जो आपका 13 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को उपबंध किया गया है, तो 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट है। कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के जो आपके भारतीय व्यापार पर जो आपका एकाधिकार जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा था। सिर्फ चीन और दोस्तों चाय को छोड़ करके जो आपके बाकी के जो आपके एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। आगे का जो आपका एक्ट है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों, इस चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। और दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस एक्ट के द्वारा दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो आपका गवर्नर जनरल का जो आपका पद था उसको दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो आप लोग को 3 नाम याद रखने हैं। एक आपका लॉर्ड क्लाइव हैं, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और दूसरा आपका दोस्तों जो आपके वारेन हेस्टिंग थे, वो आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और दोस्तों जो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की, दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो आपका चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों जो आपके मैकाले हैं, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। दोस्तों इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको जो गवर्नर जनरल का जो पद था, उसको दोस्तों पूरे भारत में लागू किया गया था। तो भारत का जो अधिकार बनाने का जो अधिकार था, पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दोस्तों आपके गवर्नर जनरल के पास दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था। आगे दिया गया दोस्तों, 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई एवं सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया था। तो दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट होगा, जो कि आपका 1773 का। इसके बारे में दोस्तों आप देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी 1774 में कलकत्ता में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो आपके सर एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जो आपके नियंत्रण परिषद और आपके जो सर्वोच्च न्यायालय, इनके बारे में दिया गया है, और वहीं दूसरा इनसे जो संबंधित जो आपके चार्टर अधिनियम थे उनके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी है, जिसमें के अंतर्गत आपको देख सकते हैं कि जो आपका नियामक अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, इसके अंतर्गत दोस्तों नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, और चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 1, 2, 3। आगे इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था, और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपकी 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे इस जो समिति में, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1813 का जो आपका चार्टर अधिनियम था दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आपका है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर ईस्ट इंडिया के कंपनी के भारत के साथ सभी जो आपके व्यापारिक अधिकार थे, एकाधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों इसके साथ ही कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे, और भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी, ये आपका जो है यहाँ पे बताया गया था। आगे है
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था, तो आपका चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको दो भागों में बांटा गया था। एक आपका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आपके पारित अधिनियम है उनको हमने देखा, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो आपके अधिनियम पारित किए गए थे उनके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।